नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीएलपी चेंजिंग द वे ऑफ डेली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एकेडमी गया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मैकेनिकल कंपैरेटर्स के बारे में स्टडी किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे मैकेनिकल कंपैरेटर्स में दो प्रकार के मैकेनिकल कंपैरेटर्स की स्टडी किए थे, जिसमें एक था आपका डायल इंडिकेटर, जो कि एक प्रकार का मैकेनिकल कंपैरेटर्स है, और दूसरा था आपका सिग्मा कंपैरेटर्स। तो ये दोनों मैकेनिकल कंपैरेटर्स के बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं। तो आपको अगर मैकेनिकल कंपैरेटर्स में डायल इंडिकेटर या सिग्मा कंपैरेटर्स के बारे में पूछे, तो आपका स्पेसिफिकली जिसका नाम ले ले उसी का आपका वर्किंग प्रिंसिपल या कंस्ट्रक्शन या एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखना है। लेकिन केवल और केवल आपको एग्ज़ाम में अगर मैकेनिकल कंपैरेटर्स का एडवांटेज या डिसएडवांटेज लिखने के लिए बोले, तो आप दोनों का मिक्स करके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों जो है एक प्रकार का क्या है, आपका मैकेनिकल कंपैरेटर्स है। अब बात आएगा कि कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए बोलेगा या वर्किंग प्रिंसिपल लिखने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देगा कि भैया आपको सिग्मा कंपैरेटर्स का वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है या फिर डायल इंडिकेटर का कंस्ट्रक्शन लिखना है या वर्किंग प्रिंसिपल लिखना है। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ पे अब नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर के। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में हम लोग पढ़ेंगे सोलेक्स कंपैरेटर्स। और सोलेक्स कंपैरेटर्स जो है एक प्रकार का क्या है, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स ही है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस कंपैरेटर्स में हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर यूज करने के कारण इस कंपैरेटर्स का नाम रखा गया है न्यूमेटिक कंपैरेटर्स। तो हम लोग कंपैरेटर्स में स्टडी किए थे, उसके डिफिनीशन में हम लोग देखे थे कि कंपैरेटर्स एक ऐसा डिवाइस है जो कंपेयर करता है किसी भी वेरिएशन को, यानी कहने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में अगर वेरिएशन हो रहा है स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में, तो वो वेरिएशन को बताता है हमारा बताने वाला जो डिवाइस है, वो डिवाइस का नाम है कंपैरेटर्स। तो हम देख रहे थे कि अलग अलग कंपैरेटर्स का जो है वो नाम हम लोग क्यों दे रहे थे। तो वहाँ पे जो था से हर अलग अलग कंपैरेटर्स में मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के तौर पे हम अलग अलग डिवाइसेस यूज कर रहे थे। तो जिस प्रकार का हम डिवाइसेस यूज कर रहे थे मैग्नीफाइंग करने के लिए, जो स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन था, जो इनपुट में स्मॉल वेरिएशन आ रहा था, उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम अलग अलग डिवाइसेस का यूज कर रहे थे। तो अलग अलग डिवाइसेस के यूज करने के कारण हम अलग अलग कंपैरेटर्स का नाम दे देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के तौर पे मैकेनिकल डिवाइसेस यूज कर रहे थे, मैकेनिकल लिंकेज यूज कर रहे थे, तो उस कंपैरेटर्स का नाम हम लोग मैकेनिकल कंपैरेटर्स रख दिए थे। फिर जब हम लोग लाइट का यूज कर करके मैग्नीफाई कर रहे थे स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन को, तो उस प्रकार के कंपैरेटर्स को हम लोग ऑप्टिकल कंपैरेटर्स नाम दे रहे थे। फिर अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज कर रहे थे मैग्नीफाइंग करने के लिए, मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के तौर पर अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे थे इनपुट वैल्यू को, और उसको मैग्नीफाई करके हम लोग डिस्प्ले यूनिट पर शो कर रहे थे, तो इस प्रकार के कंपैरेटर्स को हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपैरेटर्स बोल रहे थे। ठीक इसी प्रकार से अगर हम किसी स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन को अगर शो करना है, ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो है स्टैंडर्ड से माना कि वैरी कर रहा, और उसके वेरिएशन को हमें डिस्प्ले डिवाइसेस पर दिखाना है, ताकि वो डिस्प्ले डिवाइसेस हमें ऐसा डिस्प्ले करके बताएं कि उसके रीडिंग को हम इजीली रीड कर पाएँ। तो उसके रीडिंग को स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन में जो बदलाव आया है, डायमेंशन में जो चेंजिंग आया है, उसको रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस कंप्यूटर्स में एक डिवाइस लगे रहते हैं, मैग्नीफाइंग डिवाइस है, जिसका काम क्या है स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन को भी, सबसे छोटा से छोटा डायमेंशन को भी हमारा डायल पे, यानी कहने का मतलब डिस्प्ले डिवाइसेस पे शो करके बताता है। तो यहाँ पे जब अगर हम स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन को मैग्नीफाई करने के लिए अगर कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे, तो कंप्रेस्ड एयर के यूज करने के कारण इस प्रकार के कंपेयरिंग करने वाले डिवाइस को हम न्यूमेटिक कंपैरेटर्स बोलते हैं। तो न्यूमेटिक कहने का मतलब होता है, सिंपली शब्दों में न्यूमेटिक का अर्थ होता है
एयर। यानी कहने का मतलब जब हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे तो किसी भी मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के तौर पे अगर कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं तो इस प्रकार के कंपरेटर्स हम लोग न्यूमेटिक कंपरेटर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सोलेक्स कंपरेटर्स का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर वर्किंग प्रिंसिपल बाद इसके बाद देखेंगे, फिर इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं सोलेक्स कंपरेटर्स जो है इज ए न्यूमेटिक कंपरेटर्स बिकॉज इन दिस कंपरेटर्स यूजेस कंप्रेस्ड एयर। सोलेक्स कंपरेटर्स एक जो है आपका न्यूमेटिक कंपरेटर्स है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इस कंपरेटर्स में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर यूज करने के कारण ही इस कंपरेटर्स का नाम रखा गया है न्यूमेटिक कंपरेटर्स। अब इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। तो न्यूमेटिक कंपरेटर्स का इसका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है, तो इसमें जो है एक आपका कंप्रेसर लगे रहते हैं। ये कंप्रेसर यहाँ पे लगा हुआ है, ये है आपका कंप्रेसर। और कंप्रेसर का काम क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में जो आपका एयर पाया जा रहा है उसको सक करके इस एयर को क्या करता है, ये कंप्रेसर कंप्रेस्ड करता है। कंप्रेस्ड करके क्या करता है, एयर के प्रेशर को इसमें क्या करता है, राइज कर देता है। जैसे ही आपका प्रेशर राइज होगा तो इस कंप्रेटर्स के साथ, इस कंप्रेसर के साथ एक क्या ट्यूब लगे रहते हैं, इस कंप्रेटर्स के साथ एक फ़िल्टर लगे रहता है। और फिल्टर का काम क्या है कि चूँकि ये जो है कंप्रेसर के अंदर जो आया है वो आपका एटमॉस्फेरिक एयर आया है, और एटमॉस्फेरिक एयर में जो है आपको डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। तो जैसे ही कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर को सक करेगा तो एयर को सक करने की वजह से इसमें डस्ट पार्टिकल और कुछ मॉइस्चर भी इसमें आ जाते हैं। तो जैसे ही आपका डस्ट पार्टिकल आ जाएगा तो डस्ट पार्टिकल आपको यहाँ पे कंप्रेस्ड होकर के ट्यूब में जाएगा, ट्यूब से आपका कहाँ जाएगा, ट्यूब में से आपका गेज हेड में जाएगा, तो इस क्लीपर में जाएगा। क्लीपर में जाने के बाद फिर आपका क्या होगा, इसके वर्क पीस पे टकराएगा। और जैसे ही आपको डस्ट पार्टिकल इस पैसेज के थ्रू क्रॉस करेगा तो इसके प्रॉपर्टी में डिग्रेड करेगा, और जिससे इसका मटेरियल, इसका क्या मटेरियल का प्रॉपर्टी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। यानी कहने का मतलब इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी में ह्रास यानी कि कमी देखने को मिलेगा, इसमें कुछ ना कुछ आपका डिग्रेडेशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस डस्ट पार्टिकल से हमें बचने के लिए या फिर मॉइस्चर से बचने के लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं, एक फ़िल्टर डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इस फिल्टर का काम क्या है कि इस फिल्टर का काम ये है कि जो डस्ट पार्टिकल जो कंप्रेसर एटमॉस्फेरिक एयर से सक किया है उसको यहाँ पे छान लेगा, छन्नी के सारे इसको फिल्ट्रेट कर लेगा, मॉइस्चर एयर को नहीं जाने देगा। और जैसे ही आपका फ़िल्टर कर देगा आपके डस्ट पार्टिकल या फिर आपका मॉइस्चर को, तो आपका मटेरियल का जो प्रॉपर्टी जो रहेगा वो बना रहेगा कांस्टेंट। आपको जल्दी मटेरियल आपका ट्यूब जो हो गया या फिर कैलिपर हो गया या फिर वर्कपीस जो है इसके प्रॉपर्टी में कमी नहीं आएगा और इसका जो लाइफ जो है वो बना रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल और मॉइस्चर से बचने के लिए क्या इसमें लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिर उसके बाद इस फिल्टर को हम लोग क्या करते हैं, एक ट्यूब के सहारे कनेक्ट करते हैं। और ट्यूब के जस्ट आगे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एक आपका बहुत ही संकीर्ण पाथ बनाया गया है। यानी कहने का मतलब ट्यूब का पाथ को हम लोग क्या कर देते हैं, इस तरीक़े से संकीर्ण कर देते हैं। और संकीर्ण करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे ओरिफिस एक डिवाइस से लगा देते हैं। ओरिफिस का काम क्या है कि जो आपको जितना अमाउंट में आपको कंप्रेस्ड एयर जाना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए, उसको इसको कंट्रोल करता है हमारा ओरिफिस मीटर। फिर इस ओरिफिस से आपका कैलिपर लगा हुआ, और कैलिपर के साथ, इस कैलिपर के साथ गेज हेड लगा हुआ, और गेज हेड में आपको यहाँ पे क्या रहता है, इस तरीके से थोड़ा सा होल रहता है, यहाँ पे होल जो है कंप्रेस्ड एयर जाएगा इससे ओरिफिस से होते हुए, और जैसे ही इस पे टकराएगा तो टकराने के बाद यहाँ पे वर्कपीस से टकराने के बाद कंप्रेस्ड एयर जो है इस पे बैक प्रेशर क्रिएट होगा। बैक प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा तो इसके साथ एक क्या लगाते हैं, हम ट्यूब लगाए रहते हैं। और ट्यूब में क्या है, इसको ट्यूब में क्या, ये ट्यूब लगे रहते हैं और ट्यूब के साथ एक वाटर टैंक अटैच कर देते हैं।
वाटर टैंक की हम लोग यूज करते हैं इसके मैनोमेट्रिक हाइट को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जैसे बैक प्रेशर क्रिएट होगा तो इसके मैनोमेट्रिक हाइट में, मैनोमीटर के मैनोमेट्रिक हाइट में डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो है वो डिफ्लेक्शन तभी देखने को मिलेगा जब इसको मूव कराएंगे, इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में इस पिस्टन को हम लोग गेज हेड को क्या करेंगे, मूव कराएंगे। तो आपको इसमें जैसे ही आपको इंटरनल डाया में, यहाँ पे सिलेंडर है, ये सिलेंडर का इंटरनल डायमेंशन में, इंटरनल डाया में अगर चेंजिंग देखने को मिलेगा तो बैक प्रेशर में चेंजिंग आएगा, बैक प्रेशर में चेंजिंग आएगा तो आपको मैनोमेट्रिक हेड डेल्टा एच देखने को मिलेगा। तो इस तरीक़ा से इसमें न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का कंस्ट्रक्शन होता है। तो अब हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो आपको सिंपल आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन डिवाइसेस क्यों लगे होते हैं। तो आइए बात करते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। इन दिस कंपैरेटर्स, हम लोग न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में बात करें। न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में जो है, ए कंप्रेसर इज कनेक्टेड टू ट्यूब थ्रू एयर फिल्टर। हम लोग जो है सोलेक्स कंपैरेटर्स बोलिए या न्यूमेटिक कंपैरेटर्स बोलिए, इसमें हम लोग एक कंप्रेसर यूज करते हैं जिसके थ्रू एक क्या लगा रहता है, एयर फिल्टर लगा रहता है। आपको ये कंप्रेसर है और इस कंप्रेसर के थ्रू क्या लगा हुआ, फिल्टर लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पे केवल और केवल क्या करना है, बात कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करना है कि हाँ न्यूमेटिक कंपैरेटर्स या सोलेक्स कंपैरेटर्स में कौन कौन से डिवाइसेस किसके बाद कौन लगे रहते हैं, इसके बारे में ही हमको बताना है। तो ये न्यूमेटिक कंपैरेटर्स में एक कंप्रेसर लगे रहते हैं और उस कंप्रेसर के द्वारा एक एयर फिल्टर भी कनेक्टेड होते हैं। फिर आगे कह रहा है एयर फिल्टर का काम क्या है, एयर फिल्टर रिमूव्स द डस्ट एंड लिक्विड ये मॉइस्चर पार्टिकल प्रेजेंट इन कंप्रेस्ड एयर। जो आपको कंप्रेस्ड एयर में जो एटमॉस्फेरिक एयर से आपका एयर आया है और वो कंप्रेस्ड हुआ है, उसमें जैसे ही एटमॉस्फेरिक इस एयर को सक किया ये कंप्रेसर, तो इसके साथ जो है वो आपके साथ इसके साथ जो है ये मॉइस्चर एंड डस्ट पार्टिकल भी इसमें एंट्री कर जाते हैं। तो उसको क्या करता है, ये रिमूव करता है, यानी फिल्टर करता है। मेरा कौन सा फिल्टर, एयर फिल्टर इसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ताकि हमारे मटेरियल का प्रॉपर्टी डिग्रेड ना हो। फिर आगे कह रहा है द ट्यूब कंटेन ओरिफिस, और इस ट्यूब के साथ एक क्या लगे रहते हैं, ओरिफिस लगे रहते हैं टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ एयर। और ये ओरिफिस का काम क्या है, हमारे एयर के डिस्चार्ज को कंट्रोल करना, पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम इससे पास करेगा, कितना भी इसका प्रेशर क्या हो, कितना भी इसका प्रेशर हाई हो। यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर का क्यों ना जाए, यहाँ पे अगर ओरिफिस के द्वारा पैसेज अगर बहुत संकीर्ण हो जाएगा, इसका रास्ता अगर संकीर्ण रहेगा, तो इससे पास करने वाला जो डिस्चार्ज होगा, इससे जो डिस्चार्ज पास करेगा फ्लो ऑफ एयर होगा, उसका पर यूनिट सेकेंड पर सेकेंड जो होगा डिस्चार्ज होगा वो बहुत बहुत कम होगा। लेकिन जैसे ही इसके ओरिफिस को पैसेज को संकीर्ण पैसेज को हम लोग बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज का वैल्यू क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब एयर का फ्लो जो होगा, फ्लो रेट बढ़ जाएगा। तो ये अपने आप क्या करता है, इसके ओरिफिस अपने साइज को मतलब कि बड़ा छोटा कर करके डिस्चार्ज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे वही बात बोला गया, द ट्यूब इज कंटेन द ट्यूब कंटेन्स ओरिफिस टू रेगुलेट द डिस्चार्ज ऑफ एयर। एयर के डिस्चार्ज को क्या करता है, रेगुलेट यानी कंट्रोल करता है। जब आपको ज़्यादा ज़रूरत रहता है तो ज़्यादा करता है, अपने रिस्ट्रिक्शन पास को क्या कर देता है, मतलब कि बड़ा कर लेता है। जब आपको इसका रेस्ट्रिक्शन पास की ये कम डिस्चार्ज की ज़रूरत है तो रेस्ट्रिक्शन पास को बहुत संकीर्ण कर लेता है। तो इस तरीक़ा से इसको रेगुलेट करता है हमारा कंप्रेस्ड एयर को। फिर आगे कर फर्दर द ट्यूब इज, फिर इसके बाद ट्यूब जो है, ट्यूब कनेक्टेड टू ए कैलिपर, ये आपका एक कैलिपर है। ये ट्यूब जो है, यहाँ तक ट्यूब है और ट्यूब के साथ क्या कनेक्टेड है, कैलिपर कनेक्टेड है विच एयर एग्जिट, जहाँ से एयर क्या होता है मेरा बाहर निकलता है। फिर कह रहा है ये आपका कैलिपर है, ये आपका कैलिपर है जिससे आपका एयर बाहर निकलता है। तो ए लॉन्ग ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वाटर फिल्ड टैंक। कह रहा ए लॉन्ग ट्यूब आपका जो है, ये इस प्रकार से इस ट्यूब के साथ एक और ट्यूब दूसरा जो है, एक ट्यूब निकला रहता है जो किस में डिप्ड रहता है, एक वाटर टैंक ट्यूब में डिप्ड रहता है, डूबा हुआ रहता है। और ये वाटर टैंक ट्यूब में डीप क्यों रहता है, क्योंकि ये
जब आपको ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे गेज ये मेट्रिक हेड के वो मतलब रेगुलेट करना है, मैनोमेट्रिक हेड को मैनेज करना है, तो यहाँ पे आपको वाटर की ज़रूरत पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, ए लॉन्ग ट्यूब इज कनेक्टेड टू द वाटर फिल्ड टैंक। एक लॉन्ग ट्यूब के साथ वाटर फील्ड टैंक लगे रहते हैं, और इस वाटर फील्ड के साथ ए मैनोमीटर भी कनेक्टेड रहता है। ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड टू वाटर फील्ड टैंक। इस वाटर फील्ड के साथ क्या लगे रहते हैं, मैनोमेट्रिक हाइट यानी मैनोमीटर लगे रहते हैं, जिसका काम क्या है, मेजर द इन ऑर्डर टू मेजर द मैनोमेट्रिक वेरिएशन वेन वेरिएशन इन डायमेंशन टेक प्लेस। जब यहाँ पे इसको कैलिपर में इस गेज हेड को मूव कराएंगे तो मूव कराने पर इसका इंटरनल डाया में वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर डायमेंशन बड़ा छोटा होगा तो यहाँ पे वेरिएशन को यहाँ पे मैनोमीटर हमको क्या करता है, मैनोमेट्रिक के हेड के माध्यम से हमको बताता है कि भैया आपके ऑब्जेक्ट का डायमेंशन जो है वो इस पोजीशन पर वैरी कर रहा है, लार्ज हो रहा है या फिर स्मॉल हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो आपको यहाँ पे हम लोग इस कंस्ट्रक्शन के माध्यम से देख रहे थे कि किसी भी सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में सिलेंडर के बोर डाया को हम लोग कैसे कंपेरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर्स। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का हम लोग सिंपल कंस्ट्रक्शन हम लोग अभी देखें। अब हम लोग स्टडी करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। तो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे सोलेक्स कंपैरेटर्स का। तो सोलेक्स कंपैरेटर्स एक प्रकार का क्या है, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स है। तो ये किस प्रकार से हमारे हाइट के माध्यम से स्मॉल वेरिएशन इन डायमेंशन जो ऑब्जेक्ट के इंटरनल डाया में वेरिएशन हो रहा है उसको किस प्रकार से शो करता है, इसका वर्किंग देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इस न्यूमेटिक कंपैरेटर्स बोलिए या सोलेक्स कंपैरेटर्स बोलिए, इसमें क्या होते हैं, सबसे पहले कंप्रेसर एक डिवाइस लगे रहते हैं। और इस कंप्रेसर का काम क्या है, जो हमारे वातावरण में एयर पाए जा रहे हैं उस वातावरण की एयर को ये कंप्रेसर क्या करता है, सक कर करके खींच करके हमारे एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर को क्या करता है, राइज करता है। चूँकि इस एटमॉस्फेरिक एयर में डस्ट पार्टिकल भी पाए जा रहे हैं, तो इस डस्ट पार्टिकल को हमारा फिल्टर जो क्या रहता है, इसमें एक लगे रहता है। तो ये फिल्टर का काम है, डस्ट पार्टिकल हो या फिर हमारे वाटर पार्टिकल जो डिफ्यूज्ड फॉर्म में है उसको क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, ताकि हमारा जो ट्यूब रहे या फिर हमारा कैलिपर्स रहे वो हमारे या फिर वर्कपीस का मटेरियल का प्रॉपर्टी रहे, इसका मटेरियल का प्रॉपर्टी डिग्रेड नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो जैसे ही यहाँ से फ़िल्टर किया हुआ कंप्रेस्ड एयर ट्यूब के थ्रू पास होता है, तो ट्यूब के थ्रू पास होने के बाद आगे देख रहे हैं कि इसमें एक ओरिफिस डिवाइसेस लगे रहते हैं। और ओरिफिस डिवाइसेस का काम क्या है कि ये जो है एयर के डिस्चार्ज को रेगुलेट करता है, ये ओरिफिस डिवाइस है। तो यहाँ पे फिल्टर एयर जैसे ही यहाँ पे आया तो इस ओरिफिस डिवाइसेस से हमारा कंप्रेस्ड एयर जाता है, और कंप्रेस्ड एयर से जा कर के इस कैलिपर के माध्यम से यहाँ पे आपको वर्कपीस से एक कंप्रेस्ड एयर क्या करता है, टकराता है, टच करता है। जैसे ही कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे वर्कपीस के सरफेस से टकराएगा तो यहाँ पे बैक प्रेशर क्रिएट होगा फ्लूइड पे, आपके कंप्रेस्ड एयर पे क्या होगा, बैक प्रेशर क्रिएट होगा। बैक प्रेशर जैसे ही क्रिएट होगा तो यहाँ पे आपको मैनोमेट्री के मटेरियल में आपको बैक प्रेशर आएगा, और बैक प्रेशर आने के कारण इसके मैनोमेट्रिक हाइट में चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो जब ये इनिशियल फेज कंडीशन में रहता है, तो जब इसको हम लोग एटमॉस्फेयर से कनेक्ट करते हैं तो मैनोमेट्रिक हाइट और ये वाटर टैंक का हाइट दोनों बराबर होता है, दोनों आपस में बराबर होता है। लेकिन जैसे ही इसको कैलिपर से कनेक्ट कर देते हैं और इसको कंप्रेस्ड एयर के साथ इसको फ्लो कराते हैं, तो जैसे ही इसके डायमेंशन में वेरिएशन होता है तो यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर क्या करता है,
बैक प्रेशर क्रिएट करता है, और बैक प्रेशर क्रिएट करने के कारण यहाँ बैक प्रेशर पुनः आएगा और इसके फ्लूइड पर यहाँ पे फ्लूइड पे क्या लगाएगा, बैक प्रेशर लगाएगा। बैक प्रेशर लगाने से इसके ओरिजिनल साइज जो पहले था उसके हाइट में क्या कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, डिप्रेस्ड कर देता है, और वो माना कि डेल्टा एच का करता है। पुनः अगर माना कि इसको इसको आगे मूव कराते हैं पिस्टन को, तो मूव कराने पर माना कि इसका डायमेंशन जो है बढ़ जाता है। तो डायमेंशन बढ़ेगा तो बैक प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम क्रिएट होगा एज कंपेरिजन टू दिस। तो बैक प्रेशर कम क्रिएट होगा तो इसका हाइट पुनः फिर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। और पुनः अगर डायमेंशन इसका डायमीटर और पुनः मतलब कि छोटा हो जाता है तो बैक प्रेशर और ज़्यादा क्रिएट होगा, तो इसका जो मैग्नेटिक हेड है और नीचे चला आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा न्यूमेटिक कंपैरेटर्स वर्क करता है। तो आपको सिंपल आइडिया लग गया होगा। फिर इसको हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से ये होता है, आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो कहा जा रहा व्हेन द कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम कंप्रेसर फ्लो थ्रू फिल्टर इन ट्यूब। जब हम लोग कंप्रेस्ड एयर को कंप्रेसर के माध्यम से फ्लो कराते हैं, किससे होते हुए, फिल्टर से होते हुए, तो फिर कह रहा द ओरिफिस प्रेजेंट इन ट्यूब कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एयर। तो जैसे ही हम लोग कंप्रेसर के हेल्प से कंप्रेस्ड एयर को फिल्टर से होते हुए हम लोग कंप्रेस्ड एयर को पास कराते हैं, तो इस ओरिफिस का काम क्या है कि ये जो है ओरिफिस है ट्यूब के साथ कनेक्टेड है, जो क्या करता है, एयर के अमाउंट को, एयर के डिस्चार्ज को, एयर के फ्लो रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। फिर कह रहा डिस्चार्ज टू कैलिपर्स बाय एलोइंग रिस्ट्रिक्टेड टू कंप्रेस्ड एयर। और ये जो क्या करता है, ये जैसे डिस्चार्ज आपको ये कंट्रोल कर करके आपको ये कैलिपर्स में भेजेगा, और कैलिपर्स में भेजने के बाद क्या करता है, द एक्सेस ऑफ एयर टू टैंक विच फॉर्म बबल। और जैसे ही आपको जितना ज़रूरत रहता है उतना अपना ओरिफिस से क्या कर देता है, इसको कंप्रेस्ड एयर को पास कर देता है। तो माना कि कंप्रेस्ड एयर के साथ यहाँ पे ओरिफिस से पास हो Q1 डिस्चार्ज का, और इससे पहले आ रहा है Q डिस्चार्ज का। तो यहाँ पे जो है ओरिफिस का जो है से आपका डायमेंशन क्या हुआ, छोटा हो गया। ये रिस्ट्रिक्टेड पास इस तरीक़ा से होगा, तो इससे जो रिस्ट्रिक्टेड पास के द्वारा आपका एयर डिस्चार्ज हो रहा है, इसका डिस्चार्ज जो होगा वो कम होगा। तो जो रेस्ट बचेगा कि डिस्चार्ज, वो आपको इस वाटर टैंक के साथ क्या आ जाता है, इधर आ जाता है। जैसे माना कि यहाँ पे 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज हो रहा, तो यहाँ पे माना कि 40 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आपको ओरिफिस से पास हुआ। तो आपका रेस्ट जो बचा है डिस्चार्ज आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, वो क्या होता है, इस ट्यूब के माध्यम से वाटर टैंक में आकर के चला जाता है। और यही जो है आपका इस वाटर टैंक में क्या करता है, बबल का फॉर्मेशन करता है। तो यही चीज़ सारा कुछ आपको बताया जा रहा कि एक्सेस ऑफ एयर टू द टैंक विच फॉर्म बबल। जो आपका एक्सेस डिस्चार्ज होकर के बचा है, जो आपका 40 इधर गया, 40 के बाद जो 10 बच गया, वो आपको वाटर टैंक में आकर के बबल का फॉर्मेशन करता है। द एयर विच डिस्चार्ज फ्रॉम ओरिफिस द एयर विच डिस्चार्ज फ्रॉम ओरिफिस एग्जिट फ्रॉम कैलिपर एंड स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वर्क स्पेसिमेन विच इज टू इंस्पेक्टेड। यहाँ पे बोला जा रहा है जो आपका नेट डिस्चार्ज आपका ओरिफिस के माध्यम से पास हुआ, और जो बच गया वो तो बबल का फॉर्मेशन कर लिया, और जो आपका ओरिफिस से पास हुआ वो पास करके पहुँचता है कहाँ पे, कैलिपर्स के पास। और कैलिपर्स से निकल करके ये स्ट्राइक करता है किसके साथ, इंस्पेक्टेड जो वर्कपीस रहता है, जिसको आप जांच कर रहे हैं, जिसके डायमेंशन को आप चेक कर रहे हैं, उससे टकराता है। वही बात बोल रहा है, द एयर विच डिस्चार्ज फ्रॉम ओरिफिस। जो आपका ओरिफिस से एयर डिस्चार्ज हुआ है वो निकलने के बाद कहाँ पहुँचता है, कैलिपर के पास। और वो कैलिपर से पहुँचने के बाद क्या होता है, स्ट्राइक द सरफेस ऑफ वर्कपीस स्पेसिमेन। और वो स्ट्राइक करता है वर्कपीस स्पेसिमेन के सरफेस से स्ट्राइक करता है। विच इज़ टू बी इंस्पेक्टेड, जहाँ पे आपको इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत रहता है। तो जैसे ही आपका कंप्रेस्ड एयर जो है आपको वर्क स्पेसिमेन से टकराता है, उसके बाद क्या होता है, द सरफेस ऑफ वर्क पीस क्रिएट रिस्ट्रिक्शन ऑफ एयर फ्लो। जो आपका वर्क पीस पर आपको कंप्रेस्ड एयर जाकर के स्ट्राइक होता है, उसको क्या करता है, उसको जो है वो जो है सरफेस जो है वो रिस्ट्रिक्शन अलाउ करता है। जैसे अगर माना कि यहाँ पे एयर
ये स्ट्राइक करेंगे इस सरफेस पे, तो यहाँ पे टकरा करके पुनः लौटेगा, तो यहाँ पे इसको आगे क्या करेगा, नहीं जाने देगा, बल्कि बैक प्रेशर यानी रिस्ट्रिक्शन इसको एयर के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। जैसे ही आपको यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर आ रहा है, इसके रिस्ट्रिक्शन को रोक रहा है, तो बैक प्रेशर प्रेशर क्रिएट होता है, और बैक प्रेशर क्रिएट होने की वजह से आकर के इसको मैनोमीटर में इसको डिफ्लेक्शन शो कराता है। जैसे बैक प्रेशर आएगा तो इसको क्या करेगा, इसको प्रेस करेगा, तो इसको जो है वाटर का लेवल जो है, जो पहले एटमॉस्फेरिक हाइट के बराबर था, उसको और डीप करेगा, तो इसके मैनोमीटर के हाइट में क्या डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो वही बात बोला जा रहा कि द सरफेस ऑफ वर्कपीस क्रिएट रिस्ट्रिक्शन टू एयर फ्लो विच क्रिएट द बैक प्रेशर, जो रिस्ट्रिक्शन लाएगा यहाँ पे वर्कपीस का सरफेस, और उसके एयर फ्लो को क्या करेगा, रोकेगा, और रोकेगा तो बैक प्रेशर क्रिएट होगा, विच इज इंडिकेट बाय मैनोमेट्रिक हाइट। और जो जैसे में आपका बैक प्रेशर क्रिएट होगा, वो इंडिकेशन हमको कहाँ पर देखने को मिलेगा, मैनोमेट्रिक हाइट पे देखने को मिलेगा। इफ देयर इज एनी वेरिएशन इन डायमेंशन ऑफ कंपोनेंट देन बैक प्रेशर आल्सो वेरी। जैसे ही आपको इस गेज हेड को हम लोग मूव कराते हैं, और अगर वर्कपीस के डायमेंशन में वेरी देखने को मिलता है, तो आपका यहाँ पे मैनोमेट्रिक हाइट भी क्या होता है, वेरी करते रहता है, जो आपको बताता है कि भैया आपके ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। और जैसे ही आपके ऑब्जेक्ट के डायमेंशन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है, तो आपका मैनोमेट्रिक हाइट में भी ये फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे मैनोमेट्रिक हाइट के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि भैया हमारे ऑब्जेक्ट का डायमेंशन वेरी कर रहा है। तो इस तरीक़े से इसका वर्किंग प्रिंसिपल हुआ। अब हम लोग देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूमेटिक कंपैरेटर। तो इसका एडवांटेज क्या बोला जा रहा है, पहले नो वियर टेक प्लेस ऑन द गेजिंग हेड बिकॉज गेजिंग हेड डज नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द पार्ट ऑफ मेजर्ड। यानी कहने का मतलब इसमें जो है, यहाँ पे ये जो है गेजिंग हेड है, ये क्या गेज हेड है। आपका गेज हेड जो है वो किसी भी दूसरे वर्कपीस या दूसरे डिवाइसेस के कांटेक्ट में नहीं आता है। जब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा दोनों के बीच में, तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो वहाँ पे आपका जो है एक्यूरेसी अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पे वियर होने का, जैसे भी आपका फ्रिक्शन नहीं होगा तो वियर होने का चांसेस भी क्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि यहाँ पे गेज हेड में किसी भी प्रकार का वियर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसका जो है कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट वर्कपीस और फिर आपको गेज हेड के बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि इसी कैलिपर के साथ आपका कंप्रेस्ड एयर का फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है हाई प्रेशर में फ्लो हो रहा, तो यहाँ पे स्ट्राइक करके बैक प्रेशर क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नहीं होता, जिससे हमारा वियर होने का चांसेस जो आता है वो नहीं होता है। तो इस कंपैरेटर्स का एक ये एडवांटेज है कि यहाँ पे नो वियर टेक प्लेस ऑन द गेजिंग हेड। अब गेज हेड पे किसी भी प्रकार का वियर होने की संभावना नहीं होता, क्योंकि कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, कोई भी आपका बॉडी जो है कांटेक्ट में आपका हेड गेज का नहीं आता है। फिर दूसरा एडवांटेज कह रहा है इट्स एक्यूरेसी इज मोर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ पे जैसे ही आपको अभी बताएं कि फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा, दो बॉडी आपस में नहीं टकराएंगे, आपको फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन नहीं होगा, और फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे वियर नहीं होगा, और वियर नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा, इसका एक्यूरेसी जो होगा वो ज़्यादा हमें मिलेगा एज कंपेरिजन टू अदर कंपैरेटर्स। फिर कह रहा है इट इज़ पॉसिबल, थर्ड पॉइंट बोला जा रहा, इट इज़ पॉसिबल टू अचीव वेरी हाई डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन। और इसमें जो है से हम लोग बहुत हाई डिग्री ऑफ मैग्नीफिकेशन हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ये भी एक एडवांटेज हुआ। इट कैन बी हैंडल बाय स्किल सेमी स्किल वर्कर। यहाँ पे जो है हमको ये ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छे स्किलफुल वर्कर की ज़रूरत है, यहाँ पे सेमी स्किल वर्कर भी हायर कर के आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। तो जब आप सेमी स्किल वर्कर को यूज़ करिएगा ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो इसको जो हमें मतलब कि आपका सैलरी देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए ये एक एडवांटेज का पॉइंट बनता है। फिर आगे कहा जा रहा है फिफ्थ पॉइंट में, इट इज़ वेरी सुटेबल डिवाइस फॉर मेजरिंग डायमीटर ऑफ होल्स एंड टेपरनेस ऑफ सर्कुलर होल।
ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, सूटेबल डिवाइस है जब हमको इंटरनल होल को मेजर करना होता है या टेपर्ड होल को। इस तरीक़े से टेपर्ड होल हो गया तो इसके डायमेंशन को अगर हमको कंपेरिजन करना है कि भैया हमारा होल जो है वो टेपर्ड है या नहीं, इसको अगर चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, तो ये जो है बहुत ही एक सूटेबल डिवाइस बन जाता है इस पैरामीटर को चेक करने के लिए। तो इस प्रकार से इसका एडवांटेज हो गया। अब हम लोग डिसएडवांटेज देखते हैं न्यूमेटिक कंपैरेटर्स के बारे में। तो न्यूमेटिक कंपैरेटर्स का डिसएडवांटेज ये है कि इसको जैसे आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते हैं। तो पहला हो गया इट इज़ नॉट पोर्टेबल, इसको हम सुविधाजनक हम अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जा सकते, ये पोर्टेबल नहीं होते हैं। लो रेट ऑफ रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल मैग्नीफिकेशन, इलेक्ट्रिकल मैग्नीफिकेशन के कंपेरिजन में जो है ये रिस्पॉन्स जो है वो कम देते हैं। तो इससे इसका क्या हुआ, इसका डिसएडवांटेज ये हुआ। नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू ड्राइव कंप्रेसर, इसमें जो है आपको एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ेगा इसको। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर जो चलता है उसके लिए हमें एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे ही कंप्रेसर को चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर लाएंगे तो एक्सटर्नल पावर में हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसका एक डिसएडवांटेज पॉइंट ये भी हुआ। अगला पॉइंट बोला जा रहा है डिफरेंट गेजिंग हेड आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट डायमेंशन। हमारा जो गेजिंग हेड है, देखिए ये जो गेजिंग हेड है अलग अलग डायमेंशन के लिए अलग, अगर इसका डायमेंशन इस तरीक़े से रहेगा तो इसका गेजिंग हेड और बड़ा डायमेंशन का लगेगा। तो जी यहाँ पे जो है एक डिसएडवांटेज है कि आपको अलग अलग डायमेंशन के लिए अलग अलग गेजिंग हेड की ज़रूरत पड़ेगा। हम एक गेज हेड को हम अलग 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 ऑब्जेक्ट के डायमेंशन के इंस्पेक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग डायमेंशन के लिए अलग अलग गेज हेड की ज़रूरत पड़ेगा, तो जिसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा खर्च होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे डिसएडवांटेज। फिर अगला पॉइंट बोला जा रहा कि इट रिक्वायर्स एक्जुलरी इक्विपमेंट सच एज एयर फिल्टर, एक्यूरेट प्रेशर रेगुलेटर, मैनोमीटर। और इसके लिए जो है हमें और भी सहायक इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगा और दूसरे भी सहायक इक्विपमेंट की अगर हेल्प लेंगे तो उसमें हमारा कॉस्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज ये हो गया क्योंकि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या है, एक्जुलरी एक्सिलियरी इक्विपमेंट का होना ज़रूरी है। और जैसे एक्सिलियरी सहायक इक्विपमेंट हम लेंगे, ये खरीदेंगे, यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारा कॉस्ट यानी कहने का मतलब स्पेंड ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा अर्निंग जो होगा वो प्रॉफिट होगा वो कम होगा। तो यहाँ पे हम यह भी बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार का इसका डिसएडवांटेज है। अब इसका देख लेते हैं इसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ करते हैं हम लोग होल्स ऑफ सिलेंड्रिकल ब्लॉक। सिलेंड्रिकल ब्लॉक्स के होल्स को क्या करना है, आपको मेजर करना है इसके डायमेंशन को, या इंटरनल डाया को मेजर करना है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर कह रहा स्ट्रेटनेस ऑफ वेरियस सरफेस, इस तरीक़ा से सरफेस अगर इस तरीक़ा से है तो इसका हम लोग कंप्यूटर से रख करके इसका स्ट्रेटनेस को ये स्ट्रेटनेस को चेक करेंगे कि ये जो है आपका स्ट्रेटनेस है या स्ट्रेट है या नहीं है। फिर अगला कह रहा है टू चेक आउटसाइड डाया ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, किसी सिलेंड्रिकल कंपोनेंट पर यहाँ पे क्या करें, एयर जेट फ्लो करेंगे, एयर जेट फ्लो के बैक प्रेशर लगाया और यहाँ पे इस तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे इसके आउटसाइड ऑफ सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का डाया चेक कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल देखें न्यूमेटिक कंप्यूटर्स का। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग विविध DLP।